हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिकूज स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक एक करके हम लोग जो मैथ है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमिका क्या होता है इसका, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है, उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर संक्रिकाएं और अंत में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का जो नियम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भूमिका के बारे में। तो भूमिका में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पर कैसे हम लोग किसी नंबर को हम लोग निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले बीच में होता है जीरो, और अगर हम लोग इसके दाएं तरफ जाते हैं तो दाएं तरफ हम लोग को पता है कि सभी धनात्मक संख्याएं होता है, सभी धनात्मक संख्याएं होता है दाएं तरफ, और जितना भी ऋणात्मक संख्याएं होता है ऋणात्मक संख्या होता है बाएं तरफ। तो ये बाएं तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को सभी ऋणात्मक संख्या मिलेगा, और दाएं तरफ जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा धनात्मक संख्याएं, और बीच में होता है शून्य। तो सपोज मान लीजिए आप लोग अगर दाएं तरफ चलते रहिए तो आप लोग को क्या क्या नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, जितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं उतना आप लोग को नंबर मिलेगा। तो इस सारे नंबर का अगर हम लोग एक साथ उठा के एक बैग में रख दें तो ये सभी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या, यानी जिसको हम लोग n से निरूपित करते हैं, जिसको कहेंगे हम लोग प्राकृत संख्याएं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होते हैं वो 1 से शुरू होकर जितना दूर तक हम लोग बढ़ा सकते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और मान लीजिए फिर आप लोग अगर बैग में आ जाएं, पीछे आके उस जीरो को अगर लेके उसी बैग में मिला देते हैं जहाँ पे आप लोग का ये 1 2 3 4 5 यानी कि सभी प्राकृत संख्या है, उसके साथ अगर आप लोग मिला देते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा क्या, पूर्ण संख्याएं। क्या मिलेगा आप लोग को, पूर्ण संख्याएं। यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या वह संख्याएं हैं जो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के साथ जब शून्य मिल जाता है तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग W अक्षर से, अल्फ़ाबेट के W अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं, जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होल नंबर। ओके, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं होल नंबर। तो अब अगर मान लीजिए सपोज और थोड़ा पीछे आ जाए यानी बाएं तरफ और आ जाए तो हम लोग को मिलेगा क्या, -1, -2, -3, इस प्रकार का आप लोग को नंबर मिलेगा। आप लोग को भी पता है कि जीरो से अगर जितना भी हम लोग बाएं चलते रहेंगे तो हम लोग को ऋणात्मक संख्या मिलेगा। तो उस ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर आप लोग इसी बैग के अंदर, इसी मान लीजिए एक बैग के अंदर अगर आप लोग रख देंगे इन सभी संख्याओं को, पहले आप लोग 1 2 3 4 जितना भी नंबर उठाए थे उसको रखे थे, फिर जीरो को मिला दिए थे तो बन गया था पूर्ण संख्या है। और अगर मान लीजिए कि इन सभी संख्याओं को लाके उसी बैग में अगर रख देंगे तो ये अभी हो जाएगा क्या, इसको कहेंगे हम लोग पूर्णांक। क्या कहेंगे हम लोग को, पूर्णांक कहेंगे। क्यों ना, पूर्णांक कौन सा संख्या होता है ना, वैसे संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्याएं तथा धनात्मक संख्याएं मौजूद होते हैं उनको कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के साथ अगर ऋणात्मक संख्या आ जाता है तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं इसको, इंटीजर। और पूर्णांक को जेड अक्षर से, कौन सा अक्षर से दोस्तों, जेड अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो ये था हम लोग का भूमिका, जिसमें हम लोग पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या तथा हम लोग पूर्णांक के बारे में बात किए, जो हम लोग इससे पहले भी कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग को पता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है तथा पूर्णांक क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। ये परिमेय संख्या हम लोग का क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए आप लोग को भी पता है कि परिमेय संख्या हम लोग कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसे संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, जिसके हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। इसमें एक कंडीशन ही आता है कि q का मान जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी p बटा q के रूप में जितना भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं उन सभी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन आता है कि q का मान जो होगा वो जीरो नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर हम लोग ऊपर में किसी नंबर में अगर हम लोग लिखें कि 0/1, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 0। आप लोग भी पता है कि 0/1 यानी कि किसी संख्या को अगर किसी 0 को अगर किसी संख्या से भाग देते तो उसका हम लोग का परिणाम कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए p का मान क्या हुआ, p का मान हुआ 0 और q का मान हुआ हम लोग का 1। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आता है, 0 आता है, जो कि 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि 1/0 अगर हम लोग q के जगह में अगर 0 रख दें और p के जगह में अगर हम लोग 1 रख दें तो इसका भागा कभी होगा ही नहीं, यानी कि ये अपरिमित रूप से होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तथा जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना है उन सभी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का हो गया रेशनल नंबर के बारे में जो p बटा q के रूप में होता है तथा जिसका q का मान 0 नहीं होना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हम लोग का पूर्णांक है इसको हम लोग क्या करते हैं, जेड से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, जेड से। आप लोगों को पता है कि जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है जहलीन। क्या होता है दोस्तों, जहलीन। ये जहलीन जो है ये एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है, जहलीन का मतलब होता है गिनना। क्या होता है, गिनना। तो इसमें जो जहल होता है, जहल का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है जहल का अर्थ, जहल का अर्थ होता है संख्या। तो जेड जो है हम लोग का पूर्णांक को हम लोग जेड के रूप में लिख सकते हैं। तो जेड का जो जर्मन अर्थ होता है वो होता है जहलीन। जहलीन का मतलब होता है गिनना, और जहाँ पे जहल शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है संख्या, है ना। तो इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तथा हम लोग का परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की नेक्स्ट की ओर, जहाँ पे हम लोग का सेकंड पॉइंट था अपरिमेय संख्या। तो उस अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे कि मैं अभी बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो p बटा q के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ पे p तथा q क्या होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, p तथा q हम लोग का पूर्णांक होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं उसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाई जो होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम लोग का पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे हम लोग का जो भूमिका है ये हम लोग का खत्म होता है। अभी हम लोग बढ़ते हैं एक उदाहरण की ओर। एक उदाहरण देते हुए हम लोग समझेंगे हम लोग का जो चैप्टर 1 का जो है वास्तविक संख्या पद्धति, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एक उदाहरण को समझते हुए। तो चलिए, जैसे हम लोग बात किए कि एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोग जो अभी डिस्कस किए परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तो इसके बारे में एक उदाहरण है। तो देखते हैं उदाहरण 1 को क्या दिया गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग कहना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य। तो इसका बस उत्तर सत्य असत्य कहने के बाद हम लोग को कारण भी देना है कि क्यों ये सत्य है या क्यों ये असत्य है। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग को ये कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। हम लोग अभी पढ़े कि पूर्ण संख्या कौन सा संख्या है ना, ऐसी संख्या है जो शून्य से शुरू होता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या, और जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है। तो अब बताइए, क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो हम लोग अगर 0 का ही बात करें तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, असत्य। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? इसका कारण यही है कि शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है, तो पहला नंबर आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बोल रहे प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक हम लोग क्या पढ़े कि पूर्णांक वो संख्याएं हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी
संख्या होता है। तो एक अगर हम लोग पूर्णांक का उदाहरण ले कि -5, तो -5 क्या परिमेय संख्या है? देखिए -5 हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कुछ नहीं होता तो नीचे हम लोग का 1 होता है, यानी कि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसका उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो आई होप कि दूसरा नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है? परिमेय संख्या हम लोग क्या जानते हैं? जो p/q के हम लोग रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि मेरे एक उदाहरण देता हूं कि 2/4। तो 2/4 हम लोग का क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये पूर्णांक है? हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक जो होता है वो p/q के रूप में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग का उत्तर क्या होगा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। इसका उत्तर होगा असत्य। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये जो पहला उदाहरण था ये आप लोग को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, इसके बाद उदाहरण 2। फिर हम लोग ऐसा करते हुए सारे प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा से तैयारी करें और अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।